जी। मॉब लिंचिंग कोई अपराध नहीं था आईपीसी में जी। मॉब लिंचिंग था क्या, अपराध है क्या? एक धार्मिक उन्माद में एक भीड़ के द्वारा किसी धर्म विशेष को मारना, भीड़ इकट्ठा करके उसको हत्या कर देना, ये मॉब लिंचिंग का मुख्य इसमें एलिमेंट है। जो विवाद में है, जो लोग प्रश्न पूछते हैं, तो क्या अटेम्प्ट टू सुसाइड का इंसिडेंट्स बढ़ेगी कि घटेगी? ये तो सवाल बिल्कुल जायज़ उठेगा। अगर कोई क्राइम नहीं है तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे। सवाल का जवाब देते हैं क्या क्या फेवर में आया है। फेवर में क्या है आम देखिए, अब है क्या, सबसे बड़ी बात है, एक समस्या थी कि कहीं आप घटना हुई है तो आप कहीं नज़दीक थाने में FIR कराने जाते थे, तो वहाँ अगर पुलिस FIR नहीं लेती थी तो आपको प्रॉब्लम होता था, कहाँ जाएं। तो अब मैंडेटरी हो गया कि FIR वो लेंगे, तो वही चीज़ है कि अब आपको थाना भी अरेस्ट नहीं करेगी, आपको बेल दे देगी। लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है, जो केस करेगा वो पछताएगा। मुद्दाले को तो फायदा हो जाएगा, मुद्दई को नुकसान होगा। तो एक को तो कोई कानून बनता है तो एक पक्ष को फायदा, दूसरे को नुकसान तो होता ही होता है। आईओ चाहेगी तो 90 दिन के लिए नब्बे दिन तक के लिए आपको रिमांड पर ले सकती है। जैसे कोई मुद्दाले है, वो बेल ले लिया, तो अब पहले 15 दिन का रिमांड कोर्ट देती थी पूछताछ के लिए, जहाँ 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता था पूछताछ के लिए। अब चाहे तो 90 दिन के लिए कोर्ट दे सकती है ऑर्डर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सीधे कोर्ट से जुड़ते हैं क्योंकि बिहार और देश भर में जो कानूनी दांवपेच है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। 1 जुलाई से पूरे देश भर में कानून पूरी तरीके से बदल गया है। कुछ कानूनों को केंद्र सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। इससे जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं या फिर पुराने जो कानून हैं उसे बदल दिया गया है। इस कानून से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें एक आम व्यक्ति कैसे ताकतवर हो सकता है, उस कानून के दायरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधे कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता शिवानंद गिरी, जो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिवक्ता के साथ साथ सामाजिक संगठन चलाते हैं और कई लोगों की इन्होंने मदद भी की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। सर, सबसे पहले तो ये 3 कानून, ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये 3 कानून क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं या बहुत सारे ऐसे भारत के लोग हैं, बिहार के लोग हैं खासतौर पे, वो ये 3 कानून नहीं समझ पा रहे हैं क्या है ये, कौन से कानून में परिवर्तन हुए, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो ये पहले 3 कानून के बारे में बताइए। बहुत सही बात आप पूछे हैं। और देखिए, जो हम लोग का जो कानून पहले चल रहा था, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये अंग्रेज़ के ज़माने का चल रहा था। अंग्रेज़ ने यह कानून गुलाम भारतीयों पर शासन करने के लिए लाया था। इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीयों को पेनल करने वाला कोड, यानी भारतीयों को दंड देने वाली संहिता। भारतीय उस वक्त 1860 में कौन थे? गुलाम थे। अंग्रेज अपने देश में IPC नहीं चला रहे थे, उसका अलग था, लेकिन गुलाम भारतीयों पर शासन करने के लिए ये बनाया गया था। आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन हमारा कानून वही चलता रहा अंग्रेज़ के ज़माने का। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब को कि जो इन्होंने हिम्मत किया और ये तीनों कानून को बदला। यही 3 कानून ही नहीं, ये करीब 1500 बहुत सारे जो आउटडेटेड लॉ हो गए थे उनको, उसको भी उन्होंने समाप्त किया है। मतलब 3 कानून के अलावा और भी करीब 1500 कानून, अच्छा माइनर जो लॉ है बहुत सारे, वो समाप्त किए गए हैं। अच्छा जी। अब हम लोग बात करते हैं IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट। ये क्रिमिनल लॉ है। इसमें व्यक्ति को सज़ा होती है, जेल होती है, बेल लेना पड़ता है, सारी प्रक्रिया है। तो अब इसको समझना होगा कि क्यों बदलाव किया गया। वो इसलिए किया गया कि अब हम लोग आज़ाद हो गए हैं, तो जो पुराने कानून हैं, गुलामी का जो प्रतीक हैं, उस कानून को बदलकर हम लोग एक आज़ाद भारत के नागरिक के लिए एक अलग कानून बने, इसके लिए कानून बनाया गया। बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। तो इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं कि जैसे मैं बताऊं, IPC भारतीय दंड संहिता, इसमें पहले 511 धाराएं थी, अब 538 हो गए हैं। अच्छा, मतलब ये धाराएं बढ़ गई हैं इसमें। हाँ,
पहले 511 था, 538 हो गया है। हाँ नहीं सॉरी 358 हो गए हैं। अच्छा। और सीआरपीसी में 484 धाराएं थी जो अब 351 हो गए हैं। तो सेक्शंस घटे हैं, जो बहुत सारे लॉ हैं उसको कुछ समेटा गया है, समाप्त किया गया है। उसी में एक सेक्शंस में कई धाराओं को जोड़ दिया गया, इसलिए धाराएं कम हो गई हैं। मैं एक्चुअली फिगर में सेक्शंस की बात करूं तो 358 धाराएं हो गए हैं आईपीसी में। जो पहले आईपीसी था वो बीएनएस हो गया है, और जो सीआरपीसी था वो जो अब बीएनएसएस हो गया है। इसमें अब 531 धाराएं हो गई हैं। और जो एविडेंस एक्ट था जिसमें 167 धाराएं थी, उसमें अब 170 धाराएं हो गई हैं। ये तो धाराएं की बात हुई। आपके दर्शकों को मोटा मोटी मैं कानून की बात बताऊं क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये आप लोग पहले बहुत सुन रहे थे इधर मॉब लिंचिंग। जी। मॉब लिंचिंग कोई अपराध नहीं था आईपीसी में। जी। मॉब लिंचिंग था क्या, अपराध है क्या? एक धार्मिक उन्माद में एक भीड़ के द्वारा किसी धर्म विशेष को मारना, भीड़ इकट्ठा करके उसको हत्या कर देना, ये मॉब लिंचिंग का मुख्य इसमें एलिमेंट्स है। इसके लिए मॉब लिंचिंग के लिए एक धारा बनाई गई और कठोर इसमें कारावास का प्रावधान किया गया। स्पीडी ट्रायल होगा और जल्द से जल्द केस में फैसला आएगा। अच्छा। एक है लव जिहाद का मामला बहुत उठा। बिल्कुल। लव जिहाद पर भी कोई कानून नहीं था, तो नए बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में एक लव जिहाद का भी कानून, एक अपराध को बनाया गया। लव जिहाद है क्या? अपना जन्म स्थान, धर्म, रिलीजन को छिपाकर, जाति धर्म को छिपाकर किसी के द्वारा किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसके साथ शादी विवाह करना, एक लव जिहाद का अपराध बनाया गया है। इसके लिए बहुत कठोर कारावास की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुछ और नए चीज़ हैं कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में बहुत समय लगता है, बहुत देरी होता है। 5 साल 10 साल इन्वेस्टिगेशन ही होता रहता है। इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती थी। तो अब व्यवस्था किया गया है कि केस करने वाला को यानी इन्फॉर्मेंट को आईओ 90 दिन के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट देगी कि हमने 90 दिन के अंदर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर लिया। और इतना ही नहीं, चार्जशीट आ जाने के बाद केस पे फाइनल आर्गूमेंट होने के अंदर जज पर भी बाउंडेशन दिया गया है कि आप 90 दिन के अंदर मतलब फैसला दे देंगे। समय पे समय, तारीख पे तारीख नहीं देंगे। तो इससे एक जो कोर्ट में काम, जब केस का पेंडेंसी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ और प्रावधान किए गए हैं, जैसे साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम को भी इसमें लाया गया है। पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक अलग था, लेकिन बीएनएस में भी साइबर क्राइम को लाया गया है। जैसे आपको ओटीपी मांगकर या मोबाइल के द्वारा या एटीएम कार्ड के द्वारा हैकिंग करके आपके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, उसके लिए भी प्रावधान अलग से किया गया है। फिशिंग की जो समस्या थी उसे हाँ, वो हुआ। इसके अलावा चेन स्नैचिंग का एक अपराध बहुत पहले होता था, लेकिन उसके लिए कोई आईपीसी में प्रावधान नहीं थे, वो चोरी में ही ऐड कर लिया जाता था। लेकिन अब थेफ्ट को अलग किया गया है और चेन स्नैचिंग एक नया ऑफेंस क्रिएट करके बीएनएस में जोड़ा गया है। अच्छा, नागरिकों की सुरक्षा के अंदर में। जी। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है ट्रांसजेंडर। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, 3 जेंडर होते हैं। लेकिन जो डिफिनेशन था हमारे आईपीसी में, ट्रांसजेंडर के बारे में कोई बात नहीं करता था। ट्रांसजेंडर का क्या राइट होगा, नहीं होगा, वो कौन होंगे। आप सोशल सार्वजनिक पैलेस पे देखे होंगे, कहीं शौचालय भी बनता होगा तो देखेंगे मेल और फीमेल का। ट्रांसजेंडर के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो ट्रांसजेंडर के लिए भी एक अलग से प्रावधान किया गया है, इसमें एक जोड़ा गया है। तो एक नई बातें हैं। इसके अलावे अगर मैं बात करूं, कुछ और भी बातें जो समाप्त किए गए हैं कानून आईपीसी में, वो है एक एडल्ट्री। अच्छा। एक है अननेचुरल ऑफेंस। अब पता नहीं कैसे सरकार क्या की है, लेकिन अननेचुरल ऑफेंस और एडल्ट्री को समाप्त कर दिया गया है। इसी पर बहुत लोगों का विवाद है कि भाई हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के खिलाफ ये है। अब अननेचुरल ऑफेंस करना कोई क्राइम नहीं होगा, एडल्ट्री का अपराध करना कोई क्राइम नहीं होगा। अटेम्प्ट टू सुसाइड, इसको भी समाप्त कर दिया गया है।
आत्महत्या का अगर कोई पहले प्रयास करता था तो पकड़ा जाता था, सफल नहीं होता था तो उस पर अपराध FIR होता था और केस मुकदमा चलता था, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके पीछे मंशा यही होगी कि भाई वो मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो रहा था कि अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था, और ऐसी स्थिति में उस पर और क्या केस मुकदमा लादा जाए और उसको मुदालय बनाया जाए, एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे किया गया होगा। लेकिन इसका एक पहलू और भी है जो विवाद में है, जो लोग प्रश्न पूछते हैं, तो क्या अटेम्प्ट टू सुसाइड का इंसिडेंट्स बढ़ेगी कि घटेगी? ये तो सवाल बिल्कुल जायज़ है, उठेगा। अगर कोई क्राइम नहीं है तो लोग, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल 50-60% लोग डिप्रेशन में लोग जी रहे हैं आज के समय में। किसी की नौकरी नहीं, बेरोजगारी है, किसी के केस मुकदमा से परेशान है, किसी मैट्रिमोनियल फैमिली लाइफ से परेशान है, बहुत सारी परेशानियां हैं, लोग डिप्रेशन में जीते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में तो अटेम्प्ट की संख्या बढ़ सकती है। एक था 153AA IPC में प्रोविज़न पहले कि सार्वजनिक जुलूस में, रैली में या कोई समाज का कोई कार्य में आप हथियार लेकर चल सकते थे, मतलब नहीं चल सकते थे, सॉरी नहीं चल सकते थे, उसमें के लिए परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, मतलब अब विदाउट परमिशन आप अपना लाइसेंसी हथियार लेकर सार्वजनिक जगह पे, रैली में, शादी विवाह में घूम सकते हैं। ये तो मतलब क्षति होगी ना। राइट, मगर इससे हथियार के प्रदर्शन का होड़ बढ़ नहीं जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा। जो हर्ष फायरिंग ऑफेंस होता था, फायरिंग करते थे शादी विवाह में, तो बिहार में तो हर्ष फायरिंग तो का वो मामला तमंचे पे डिस्को गाना जो बजता था, उसकी संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये कुछ कमियां हैं जिसको सुधार करने की आवश्यकता है। एक हिट एंड रन का भी मामला जी को और टाइट किया गया है, लेकिन इतना कड़ा कर दिया गया है कि ड्राइवर रुकेगा नहीं, अब वो गाड़ी चला के भाग जाएगा। उसको दिया गया है कि उसको 15, पहले था बेलेबल सेक्शन था, 2 साल का सजा था, उसको 10 साल का सजा कर दिया गया है, अनन बेलेबल बनाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें दिया गया है कि अगर आप उतर के उसको, जो जिसको धक्का लगा है उसको आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपका सज़ा घट जाएगा, 5 साल हो जाएगा, और नहीं पहुंचाते हैं तो 10 साल। तो जब कोई गाड़ी रोक के उसको पहुंचाने जाएगा तो पब्लिक इसको जिंदा छोड़ेगी ड्राइवर को। हालांकि ट्रक ड्राइवर लोग और बस ड्राइवर लोग बहुत इसका हड़ताल किया था और इसका विरोध हुआ था इस कानून का, तो उस पर होम मिनिस्ट्री से उस पर रोक लगा था कि इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाएगा। कुछ और भी कानून हैं वो दिमाग में आ रहे हैं। अच्छा, वैसे कानून के बारे में बताइए जो मतलब इस नए कानून में आए हैं, तो जैसे आम जनता की उस ताकतें बढ़ेंगी, मतलब वो अगर चाहेगा तो अगर मैं उस पर भी आता हूँ। इसके पहले मैं बता दूँ, एक टेररिस्ट एक्ट एक नया IPC में जोड़ा गया है, BNS में आपराधिक कृत्य एक जोड़ा गया है। बहुत सारे काम अब आपके टेररिस्ट एक्ट के कैटेगरी में आएंगे। पहले टेररिस्ट के लिए एक अलग कानून था, लेकिन इसमें BNS में टेररिस्ट एक्ट जोड़ दिया गया। आपके किसी कार्य से जो देश के संप्रभुता, एकता, अखंडता को क्षति पहुंचाती है, वैसे स्थिति में आप पे टेररिस्ट एक्ट चलेगा और उसमें आपको सज़ा 20 साल आजीवन कारावास हो सकती है। इसके अलावा एक आया है, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंडिंग एक अपराध है। संयुक्त रूप से एक साथ संगठित होकर लोग अपराध करते हैं, वो एक नया जोड़ा गया, उसके लिए अलग प्रावधान है। बहुत सारे लॉ हैं जो बदलाव हुए हैं, लेकिन अब आपके सवाल का जवाब देते हैं क्या क्या फेवर में आया है। फेवर में क्या है आम देखिए, अब है क्या, सबसे बड़ी बात है, एक समस्या थी कि कहीं आप घटना हुई है तो आप कहीं नज़दीक थाने में FIR कराने जाते थे, तो वहाँ अगर पुलिस FIR नहीं लेती थी तो आपको प्रॉब्लम होता था, कहाँ जाएं। तो अब मैंडेटरी हो गया कि FIR वो लेंगे, और नहीं लेंगे तो उन पे भी मुकदमा चलेगा, अच्छा संबंधित पदाधिकारी पे। इसके अलावे अब आप देश के किसी भी थाना में जाके आप FIR कर सकते हैं। उस FIR को बोलते हैं जीरो FIR। जी, जीरो FIR का कंसेप्ट बिल्कुल नया है। अब पहले जैसे फायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। जैसे
आपका थाना वाला नहीं लिया FIR, या कहीं आप जा रहे हैं, कहीं घटना हो गई, आपका थाना नहीं है, वो FIR नहीं लिया, तो आप अपने घर पे, आप अपने टाउन में आके अपने थाना में FIR कर सकते हैं। वो FIR 0 FIR दर्ज हो जाएगी और वो FIR की कॉपी चली जाएगी कंसर्निंग जुरिस्डिक्शन के थाना में, घटना हुआ है वहाँ, और FIR दर्ज हो जाएगा। जी। तो इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावे एक फ़ायदा ये है कि अब ऑनलाइन भी आप FIR कर सकते हैं। अच्छा, अब थाना में जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप FIR दर्ज कर दीजिएगा, 3 दिन के बाद थाना वाला आपको बुलाएगा और आपका सिग्नेचर आपके आवेदन पर ले लेगा। एक हो गई ये दूसरी फ़ायदा। तीसरी बात ये है कि आपको एक समय सीमा, टाइम बाउंड के अंतर्गत आपको जस्टिस मिलेगा, समय बांध दिया गया है। मतलब हाँ, पहले होता था कि लंबे समय तक टाला जाता हाँ, था, अब प्रक्रियाएं होती थी इस तरह की, वो समाप्त कर दिया गया। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई का पहले बहुत लोग कहते थे कि बहुत लंबा समय न्याय मिलने में लगता है, अब वो ऐसा नहीं है, अब त्वरित न्याय मिलेगा, मतलब स्पीडी ट्रायल होगा। एक फायदा ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, अभी बहुत सारे कोर्ट थाने के चक्कर से बचने के लिए लोग FIR ये सब नहीं करते हैं, लेकिन अब वो करेंगे और कार्रवाई भी उस पर होगी। एक और फायदा हो गया है कि अब आप थाना से भी बेल ले सकते हैं। अच्छा। जिस केस में 3 साल से 7 साल तक का मुकदमा में सजा है, जिस मुकदमे में 3 साल से 7 साल तक का है, वो जो कि नॉन बेलेबल है, उसमें भी पुलिस चाहेगी तो आपको बेल दे सकती है। अच्छा, थाना से बेल हो जाएगा, हाँ, कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना, कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये हालांकि पहले से था, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था CRPC के सेक्शन 41 सब क्लॉज A में कि जो 7 साल तक का सज़ा का जिसमें मुकदमा है, तो उसको अब थाना भी उसको नोटिस भेज के बॉन्ड भर के छोड़ सकती है टिल द सबमिटेड इन चार्जशीट सबमिट होने तक। अगर चार्जशीट में आपका नाम आ गया तो फिर आपको ट्रायल लड़ना पड़ेगा, उस बेल को, प्रीवियस बेल को आपको कंटिन्यू कराना पड़ेगा कोर्ट से। तो वही चीज़ है कि अब आपको थाना भी अरेस्ट नहीं करेगी, आपको बेल दे देगी। लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है, जो केस करेगा वो पछताएगा। मुदाले को तो फायदा हो जाएगा, मुदई को नुकसान होगा। तो एक को तो कोई कानून बनता है तो एक पक्ष को फायदा, दूसरे को नुकसान तो होता ही होता है। एक्यूज्ड चाहेंगे जितना केस लंबा खींचे, आज जो केस करने वाला वो चाहेगा केस जितना जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो। ये बातें हैं। अब रही बात CRPC में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे आप ये जो एविडेंस है, तो अब CCTV कैमरा का वीडियो, मोबाइल का क्लिपिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, ये सब आपको अब मेंटेनेबल हो गया है। अच्छा, मतलब कोर्ट इसको अब एविडेंस में आ गया है, एक्सेप्ट करेगी, इसको एक्सेप्ट करेगी। जी। तो इससे साइबर क्राइम भी बढ़ेगा और भी अब पुलिस को भी मदद मिलेगी इन्वेस्टिगेशन करने में। साइबर क्राइम पे अब पुलिस बच नहीं सकेगा, जगह जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है, कहीं क्राइम हुआ है, कोई गवाह नहीं मिल रहा है, तो CCTV फुटेज से निकाल के वो न्यायालय में सबमिट करेगी और आपको, जो आप इन्फॉर्मेंट है, आपको न्याय मिलेगी। तो मतलब एक दबाव बढ़ेगा। चलिए, तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे इसमें एविडेंस एक्ट में और भी है, सेक्शंस को आगे पीछे किया गया है, इंग्रेडिएंट्स वही है। अब इसमें ऐड किया गया है प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों को एक ही सेक्शन में कर दिया गया है। और उसमें आपको लीडिंग क्वेश्चंस है, एस्टोपेल है, बहुत वो एडवोकेट्स की चीज़ है, लीगल वर्ड है, आम पब्लिक के लिए वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन मोटा मोटी समझिए कि अब आपको समय रहते आपको न्याय मिलेगा। FIR करने के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आपका FIR दर्ज नहीं होता है, थाना वाला नहीं लेता है, तो उसके खिलाफ भी आप मुकदमा करेंगे और उस पर्सन जो इंस्पेक्टर है उस पर भी मुकदमा चलेगा। नेग्लिजेंसी में, ड्यूटी को एक्सिक्यूट करने में नेग्लिजेंसी किया है, इसके लिए समय से IO को आपको इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करना पड़ेगा। इवन जज को भी समय से जजमेंट देना पड़ेगा। एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि अब IO चाहेगी तो 90 दिन के लिए, आप 90 दिन के तक के लिए आपको रिमांड पर ले सकती है। जैसे कोई मुदाले है, वो बेल ले लिया,
तो अब पहले 15 दिन का रिमांड कोर्ट देती थी पूछताछ के लिए, जहाँ 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता था पूछताछ के लिए। अब चाहे तो 90 दिन के लिए कोर्ट दे सकती है ऑर्डर, उसको बेल होने के बाद भी। वो भी एक विवादित इशू है, उस पर भी लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस को ज़्यादा पावर दे दिया गया है। हालांकि मेरा तो मानना है कि पुलिस एक्ट में भी बदलाव होना चाहिए। पुलिस एक्ट भी अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ है, उस कानून में भी बदलाव की आवश्यकता है। जी चलिए, देखिए तो हमारे साथ अधिवक्ता शिवानंद गिरी सर जुड़े थे, पटना हाई कोर्ट के और सिविल कोर्ट के अधिवक्ता थे। इनसे हमने आज जाना है कि 3 नए कानून और इसके अलावा जो कानून में बदलाव हुए हैं, केंद्र सरकार ने जो बदलाव किया है, इससे आम जनता की कितनी ताकत होगी। इसके अलावा जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कितना ज़्यादा सख्त कार्रवाई किया जाएगा, इस पर भी हमने चर्चा की है। लेकिन अभी ये सिलसिला यही नहीं रुक रहा है, ये सिलसिला लगातार यहाँ से जारी रहेगा। कोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें, अपडेट हम आपसे साझा करेंगे। शिवानंद गिरी सर हमारे साथ जुड़ेंगे, बातचीत होगी, चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।